बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारे पास टॉपिक है जी सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जिस तरह चैप्टर 12 के अंदर हमने सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस किया था, उसी तरह आज हमारे पास रजिस्टर के सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आप मैट्रिक क्लास में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले नंबर पे है डायाग्राम। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर ये हमारे पास डायाग्राम है जिसमें हमने 3 रजिस्टर्स को एंड टू एंड कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। और इसी तरह हमारे पास ये डायाग्राम पैरेलल कॉम्बिनेशन की है, रजिस्टर R1, R2 और R3। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि एक रजिस्टर के सामने दूसरा रजिस्टर, दूसरे के सामने तीसरा रजिस्टर हो। ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसी बात को आपने कनेक्शन के अंदर समझना है। अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जो हमारे पास कनेक्शन होगा उसके लिए आपने याद रखना है कि रजिस्टर्स होते हैं आर कनेक्टेड एंड टू एंड। कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर्स का कनेक्शन होता है वो एंड टू एंड होता है। तो यहाँ पे देख लें, एंड टू एंड ये रजिस्टर्स के हैं, कनेक्ट किए गए हैं। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा कि रजिस्टर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड ये कनेक्ट किए गए हैं एंड ज्वाइन टू अ कॉमन पॉइंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनको एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन किया गया है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब जब आपके माइंड में ये वाली बात होगी कि एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने अगर तीसरा हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, ये गलत हो सकता है। कैसे? यहाँ पे देखिएगा, ये एक रजिस्टर है, ये फिर दूसरा रजिस्टर इसके सामने रखा गया है, फिर ये दूसरे के सामने यहाँ पे ये तीसरा रजिस्टर है। अब ये तीनों रजिस्टर एक दूसरे के सामने पड़े हुए हैं, लेकिन इनका कनेक्शन देखें स्टूडेंट्स, यहाँ से इसको कनेक्ट किया गया। अब क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज़ कॉम्बिनेशन है? तो याद रखिएगा, ये एक दूसरे के सामने ज़रूर है, लेकिन ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। यहाँ से आप इसको जैसे स्ट्रेच करेंगे, तो जैसे इसको यहाँ से खींचेंगे तो ये एक ही लाइन के अंदर एंड टू एंड कनेक्ट किए गए हैं। तो इसका मतलब ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। इसीलिए हमने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक के सामने दूसरा, दूसरे के सामने तीसरा हो तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होगा, ये ज़रूरी नहीं है। आपने उसका कनेक्शन याद रखना है कि वो साइड बाय साइड कनेक्ट हो और एक कॉमन पॉइंट पे उनको ज्वाइन किया गया हो, तो फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर हो गया जी। इसी तरह थर्ड पॉइंट पे आते हैं जी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम पोटेंशियल डिफरेंस को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पोटेंशियल इज डिवाइडेड अक्रॉस द रजिस्टर। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आपने रजिस्टर्स लगाए होंगे उनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। हाई रेजिस्टेंस गेट्स हाई पोटेंशियल। याद रखिएगा, उस कॉम्बिनेशन में जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस हाई होगी उसके अक्रॉस बैटरी वोल्टेज भी ज़्यादा देगी उसको। मतलब जिसकी रेजिस्टेंस हाई होगी उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। ठीक है जी। इसी बात को डायग्राम से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट करें जी, हमारे पास एक सर्किट के अंदर 2 रजिस्टर्स हैं। एक रजिस्टर की वैल्यू क्या है जी? 10 ओम, दूसरे की क्या है जी? रेजिस्टेंस 20 ओम। अब बैटरी के पास पोटेंशियल कितना है जी? 15 वोल्ट। अब याद रखिएगा, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है उसके अक्रॉस बैटरी वोल्टेज भी उसको ज़्यादा देगी, ये बात याद रखनी है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कितनी है? 10 ओम। लेट करते हैं बैटरी 15 में से 5 वोल्ट इसको देती है। तो अब रेजिस्टेंस यहाँ पे देखें, इस रेजिस्टेंस की ये वाली रेजिस्टेंस क्या है? डबल। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे डबल है तो बैटरी पोटेंशियल भी इसको डबल देगी। देखें यहाँ पे 10 है तो 10 का डबल क्या है? 20 ओम। तो इसको अगर 5 देती है तो फिर इसको 10 देगी। वोल्टेज भी बैटरी डबल देगी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस इसका क्या है? डबल है। तो फिर रिपीट कर देता हूँ कि हाई रेजिस्टेंस गेट्स हाई पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R के। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स। यहाँ पे हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 1, 2 और ये 3। तो अगर हमारे पास यहाँ पे बैटरी पे पोटेंशियल कितना है जी? 10 वोल्ट।
तो अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, लो टर्मिनल पे कितना होगा 0, हाई टर्मिनल पे कितना होगा 10। अब ये 10 पहुंचा यहाँ पे और ये वाला 0 पहुंचा यहाँ पे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये वाला 10 वोल्ट इस रजिस्टर R1 के अक्रॉस भी होगा, यही 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा और यही 10 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो हम कह सकते हैं V1 इक्वल होगा V2 के, V2 इक्वल होगा V3 के और V3 इक्वल होगा V के। तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, हर रजिस्टर के अक्रॉस। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है V1 V2 V3 बराबर है किसके, V के। उसके बाद बात करते हैं जी करंट की। अब स्टूडेंट्स सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम रहेगी। सेम करंट पासिस थ्रू ऑल रजिस्टर्स, जितने भी आपने रजिस्टर्स कनेक्ट किए होंगे उनके अक्रॉस करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन देखें, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हमने पढ़ा है कि जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो लेट करते हैं कि दो रजिस्टर है, एक की वैल्यू कितनी है 10 ओम, दूसरे की वैल्यू कितनी है 20 ओम, दोनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। तो अब क्वेश्चन करते हैं बच्चे सर के हमें ये बताएं कि इसकी रेजिस्टेंस तो कम है, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आप कह रहे हैं करंट की वैल्यू सेम रहेगी, जबकि हमने पढ़ा है कि जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसके अक्रॉस करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो डेफिनेटली इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ऐसा नहीं है, इसको चेक करते हैं। अभी हमने आपको एक यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर रेजिस्टेंस जिसकी ज़्यादा होगी तो उसको बैटरी वोल्टेज भी ज़्यादा देगी। तो यही काम यहाँ पे देखिएगा। लेट करते हैं बैटरी के पास पोटेंशियल कितना है जी 15 वोल्ट। अब ये रेजिस्टेंस कितनी है 10 ओम की, तो ये वाली रेजिस्टेंस इसका क्या है डबल है, ये 10 ओम है तो ये 20 है, मतलब रेजिस्टेंस क्या है डबल। इसका मतलब बैटरी इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज देगी वो भी डबल देगी। इस अगर यहाँ पे वोल्टेज कितनी दे रही है जी 5 वोल्ट, इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज है 5 वोल्ट। तो अगर यहाँ पे बैटरी 5 वोल्ट इस रेजिस्टर को देगी तो इसका मतलब बाकी जो 10 होगा वो इस रेजिस्टर के अक्रॉस होगा। देखें ना, इसको रेजिस्टेंस इसकी डबल है तो इसको पोटेंशियल भी डबल देगी बैटरी। तो अब यहाँ पे अगर हम करंट की वैल्यू देखना चाहें तो करंट को कैसे फाइंड करेंगे, देखें जी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I1 इज इक्वल टू V1 ओवर R1, मतलब इस रजिस्टर का करंट क्या होगा I1। तो I1 इज इक्वल टू V1 ओवर R1 इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या है, इसको कितना बैटरी ने पोटेंशियल दिया 5 वोल्ट। अब ये आ गया 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 10, तो ये आ गया 10, 5 टू द 10 1/2, 1/2 का आंसर क्या होता है 0.5 एम्पेयर। करंट क्या आ गया जी 0.5 एम्पेयर। अब चेक करते हैं इसके अक्रॉस, तो V2 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू I2 होगा। अब V2 कितना है, बैटरी इसको पोटेंशियल कितना दे रही है 10 वोल्ट, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है 10 वोल्ट। R2 की वैल्यू क्या है 20, तो 10 डिवाइडेड बाय 20, ये 0 0 से कैंसिल, 1/2 का आंसर क्या है 0.5 एम्पेयर। तो स्टूडेंट्स हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू क्या है सेम, ठीक हो गया जी। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट को देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट हमारे पास क्या होता है डिवाइड हो जाता है। करंट विल बी डिवाइडेड, मोर करंट विल पास थ्रू स्मॉल रेजिस्टेंस। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना है जिसकी रेजिस्टेंस स्मॉल होगी उसके अक्रॉस करंट ज़्यादा पास होगा। ये हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं जिनको पैरेलल हमने कनेक्ट किया हुआ है, इसकी वैल्यू 10 ओम, इसकी वैल्यू कितनी है 20 ओम। अब हम लेट करते हैं यहाँ से बैटरी से जो करंट आ रहा है वो कितने है 3 एम्पेयर है। अब यहाँ पे पहुँचेगा 3 एम्पेयर, अब करंट क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके अक्रॉस करंट क्या होगा कम, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसके अक्रॉस करंट ज़्यादा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रुकावट कम है ना, तो करंट ज़्यादा उसी तरफ अपना मूव करेगा, रुक करेगा। ठीक है, तो इधर कितना करंट जा रहा है जी 1 एम्पेयर, तो रेजिस्टेंस इसकी डबल है, यहाँ पे कम हो रही है, तो इसका मतलब अगर यहाँ कम है रेजिस्टेंस तो करंट इधर ज़्यादा जाएगा, मतलब 2 एम्पेयर जाएगा। तो इस तरह करंट क्या हो गया डिवाइड हो गया, 2 एम्पेयर और यहाँ पे क्या होगा 1 एम्पेयर। तो यहाँ पे करंट क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, जिसकी रेजिस्टेंस कम उसके अक्रॉस करंट क्या होगा ज़्यादा होगा। उसके बाद पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का।
अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं आपने मैट्रिक में डिस्कस किया हुआ है, हम यहाँ पे जस्ट उसका फार्मूला डिस्कस कर लेंगे। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी R1 प्लस R2 प्लस R3, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको सम कर देंगे। ठीक है जी। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है ये हमेशा ग्रेटर होती है इंडिविजुअल ऑफ द रेजिस्टर। मतलब जितने भी आपने रेजिस्टर्स लगाए होंगे उनमें से जिस रेजिस्टर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। जितने रेजिस्टर्स आपने लगाए होंगे उसमें से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस रेजिस्टेंस से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आएगी। किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, एमसीक्यूज में आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए क्या रिलेशन होगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है जी। अब इसमें भी आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो हमेशा स्मॉल होगी, लेस होगी इंडिविजुअल ऑफ द रेजिस्टर। मतलब इन रेजिस्टर्स में से जिस रेजिस्टर की वैल्यू सबसे छोटी होगी उससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जितने भी आपने रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए होंगे उसमें से जिस रेजिस्टर की वैल्यू सबसे छोटी होगी उससे भी आंसर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तवज्जो कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक कंसिडर कर रहा हूँ वैल्यूज़। यहाँ पे हमारे पास R1 की वैल्यू लेट करते हैं जी, R1 इज इक्वल टू 0 पॉइंट या 2 पॉइंट। ठीक है जी, कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2.5 ओहम। इसी तरह रजिस्टर्स R2 इज इक्वल टू 3.5 ओहम। इसी तरह रजिस्टर्स R3 इज इक्वल टू 4.5 ओहम। ये 3 रजिस्टर्स हमने लिए। अब हम इनको कनेक्ट करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किस में कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स? पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो हमने फाइंड करना है जी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम ऑप्शंस बना लेते हैं, खुद से ही कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जी हमारे पास 2.9। ठीक है जी। उसके बाद बी ऑप्शन हम कंसीडर कर लेते हैं 5.8, ये मैं खुद से वैल्यू कंसीडर कर रहा हूँ। और सी ऑप्शन हम कंसीडर कर लेते हैं जी 3.9 और डी ऑप्शन हम कंसीडर कर लेते हैं 1.1 ओहम। ठीक है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमें अगर ये वाले 3 रजिस्टर्स दिए जाए और कॉम्बिनेशन कौन सा हो जी? पैरेलल, और हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, मतलब इनमें से बताना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर क्या होगा। तो अब आप क्या करते हैं कि ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे और कम से कम 2 मिनट में इसको सॉल्व करेंगे। मतलब इस रिलेशन को यूज़ करते हुए आपको कम से कम 2 मिनट ज़रूर लगेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपने यहाँ पे एक निशानी याद रखनी है कि ये वाला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमेशा स्मॉल होगी इंडिविजुअल ऑफ द रेजिस्टर, कि जिस रेजिस्टर की वैल्यू सबसे छोटी होगी उससे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर स्मॉल आएगा। अब यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई करें। देखें, इन 3 रेजिस्टर्स में से सबसे कम वैल्यू किसकी है? सबसे कम वैल्यू जी 2.5, यही है 2.5 R1 की वैल्यू। ठीक है। तो इस वैल्यू से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर क्या होगा? स्मॉल होगा। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें ऑप्शन में, ये 2.9 है, ये तो इससे स्मॉल है ही नहीं, इसका मतलब ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकती। बात समझ रहे हैं? ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, एक तरह का छोटा सा पॉइंट है कि आप इसकी निशानी कैसे याद कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम 5.8 देखें तो ये भी 2.5 से स्मॉल नहीं है, तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती। इसी तरह 3.9 देखें, ये भी 2.5 से स्मॉल नहीं है, तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती। ये है 1.1, मतलब 2.5 से इसका आंसर क्या है? स्मॉल। तो इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगी। वैसे तो यहाँ पे वैल्यूज़ वो सही देगा, हमने तो कंसीडर किए सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि आप ये वाला रिलेशन यूज़ करने की बजाय कि आप उसके 2 मिनट के बाद आंसर निकालें, बल्कि ये वाली चीज़ याद रखिए और इस तरह से आप उसको करें कि आपके पास आंसर फटाफट आ जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में स्मॉल होती है इंडिविजुअल ऑफ द रेजिस्टर। तो इनमें से देखें सबसे आंसर
कम जो है वो ये वाला है, और ये वाला आंसर इन रजिस्टर्स में से जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है उससे भी आंसर इसका क्या आ रहा है, स्मॉल। तो डेफिनेटली यही ऑप्शन होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक रिलेशन यूज किया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, कि अगर दो हमारे पास रजिस्टर्स हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इस तरह से दो रजिस्टर्स अगर हमारे पास कनेक्ट हो पैरेलल में, तो फिर उसकी अगर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी हो तो 1/R1 + 1/R2, फिर इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि अगर दो रजिस्टर्स हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू रजिस्टर्स डिवाइड बाय सम ऑफ टू रजिस्टर्स, मतलब प्रोडक्ट ओवर सम अगर आप करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स सेम रेजिस्टेंस, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेम रेजिस्टेंस के रजिस्टर्स मौजूद हों काफ़ी सारे, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट तरीका आपने याद रखना है कि अगर सेम रेजिस्टेंस है रजिस्टर की और उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, N × R। ये शॉर्टकट तरीका है। आप अलग अलग करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपके पास अगर सेम रेजिस्टेंस के रजिस्टर हैं, 3 हैं 4 हैं जितने भी हैं, तो उसके लिए आपने ये वाला रिलेशन यूज़ करना है, N × R। फॉर एग्जांपल रजिस्टर कितने हैं, 3, और हर एक की वैल्यू कितनी है, 3 ओम। तो यहाँ पे N कितने आ जाएंगे, 3 × R की वैल्यू हर एक की कितनी है, 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 9 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई 9 ओम। इसी तरह 10 भी हो तो फिर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे 10 आ जाएगा, हर एक की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी सेम रजिस्टर के लिए, उसका रिजल्ट हमेशा मैक्सिमम आएगा, याद रखिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में। इसी तरह स्टूडेंट्स जब पैरेलल में आएंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर सेम रेजिस्टेंस के रजिस्टर्स हैं, 3 हैं 4 हैं, तो फिर आपने उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करनी है, R/N। अब फॉर एग्जांपल कितने हमारे पास रजिस्टर है, 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3, हर एक की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गई, 1 ओम आ गई पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो याद रखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस सेम हो तो उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा मिनिमम आएगा, ठीक है, मिनिमम आएगा। उसमें सीरीज में मैक्सिमम और इसमें क्या आएगा, मिनिमम आएगा, ठीक है। इसके आगे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट डिवीजन फॉर पैरेलल रेजिस्टर्स का केस होगा, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपको हर रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर उसके लिए आप रिलेशन क्या यूज़ करेंगे, डिवीजन रूल है जी, I1 = अब आपको R1 के अक्रॉस अगर करंट फाइंड करना है तो याद रखिएगा जब R1 के अक्रॉस करंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो फिर इधर R2 आएगा, R2 डिवाइड बाय R1 + R2 मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट। ये R1 के क्रॉस अगर आपने करंट फाइंड करना है तो तब होगा। अगर आपको R2 के लिए करंट फाइंड करना है तो फिर क्या फार्मूला होगा, I2 = यहाँ पे अब R2 नहीं लिखना, हालांकि आप R2 का करंट फाइंड करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जो दूसरा रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू लिखनी है, R1 डिवाइड बाय R1 + R2 दोनों की रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, तो फिर आपके पास रेजिस्टेंस R2 के क्रॉस जो करंट होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज होगी, तो वोल्टेज को अगर आपने फाइंड करना है रेजिस्टेंस R1 के क्रॉस और R2 के क्रॉस, तो वो फिर उसका तरीका क्या है कि जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको वोल्टेज चाहिए वो R1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड वोल्टेज। इसी तरह अगर R2 के अक्रॉस वोल्टेज चाहिए तो फिर R2 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई अप्लाइड वोल्टेज, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है जी। वोल्टेज में जिसके अक्रॉस चाहिए वही पहले लिखना है। करंट के लिए क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिसके अक्रॉस चाहिए वो वाला नहीं, जो उसका दूसरे वाला रजिस्टर होगा उसको पहले लिखना है, डिवाइड बाय सम मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है। ये निशानी याद रखिएगा। उससे आगे करते हैं जी, पॉइंट है हमारे पास चेक। अब चेक का यहाँ पे क्या मतलब है कि स्टूडेंट्स हमारे पास हर जगह सर्किट मौजूद नहीं होते, तो हमें अगर चेक करना हो कि कहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है और कहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो फिर उसको हम कैसे चेक करेंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं या बल्ब हैं, बल्ब की जगह आप रजिस्टर्स भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने 3 बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। अब लेट करते हैं कि ये वाला जो बल्ब है ये फ्यूज़ हो जाता है,
ये वाला बल्ब क्या हो जाता है जी, फ्यूज़ हो जाता है। तो क्या करंट पास करेगा, बाकी बल्ब ऑन रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इसका मतलब एक के ख़त्म होने से या डिस्कनेक्ट होने से या फ्यूज़ होने से बाकी भी ऑन नहीं हो रहे, क्योंकि उनके पास करंट नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, इसीलिए ये वाले बल्ब क्या है, ऑफ रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। अब इसको रियल लाइफ में आप कहाँ देख सकते हैं? आपने गौर किया होगा कि हमारे घरों के अंदर जब कोई फंक्शंस कराए जाते हैं या कोई शादी वगैरह कराई जाती है तो पूरे घर को छोटी छोटी बत्तियों से सजाया जाता है, लाइट से सजाया जाता है। अब वो जो लाइट्स होती है उनका कॉम्बिनेशन सीरीज़ में होता है। आपको देखने को ये मिला होगा कि जब कहीं से छोटी सी ख़राबी होती है तो वो पूरी लाइट्स ऑफ हो जाती है, तो वो हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगाई होती है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को चेक करना चाहें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये हमारे पास 3 बल्ब हैं जिनको हमने पैरेलल कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ से लेट करते हैं कि ये वाला जो बल्ब है ये फ्यूज़ हो जाता है। अगर ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो इसका मतलब करंट इस बल्ब में से और इस बल्ब में से ज़रूर पास होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये वाली चीज़ आपको रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलेगी, या आपके अपने घरों में आपको देखने को मिलेगा। कैसे? अगर आपके एक रूम में 3 बल्ब लगाए हुए हैं, अब 3 में से आप एक को ऑफ़ करना चाहते हैं, 2 को ऑन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब जैसे ही आप एक वाले का स्विच ऑफ करेंगे तो बाकी 2 ऑफ नहीं होंगे, वो ऑन रहेंगे। इसी तरह 4 अगर आपके कनेक्ट किए हुए हैं 2 सीरीज़ में और 2 अलग सीरीज़ में, और वो दोनों और ये वाले दोनों पैरेलल में है, तो फिर एक स्विच ऑफ करने से 2 ऑफ हो जाएंगे, 2 ऑन फिर भी रहेंगे। तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपको अपने घरों में देखने को मिलता है। तो हमारे घरों में जो कॉम्बिनेशन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कि अगर कहीं पर भी छोटी सी कोई ख़राबी हो जाए तो फिर पूरे का पूरे घर में लाइट न चली जाए, सिर्फ उसी एरिया की या उसी रूम की लाइट जो है वो ऑफ रहे, बाकी जगह लाइट मिले हमें। तो इस तरह हम पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो घरों में अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया जी। उससे स्टूडेंट्स आगे चल के हम बात करते हैं कुछ MCQs की। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको आपने याद रखना है। कि फर्स्ट MCQs डिस्कस करते हैं कि अ पर्सन हैज़ 5 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ वैल्यू ऑफ R। एक बंदे के पास 5 रजिस्टर्स हैं जिनमें से हर एक की वैल्यू क्या है जी, R। What can be the ratio of maximum to minimum value of the resistance can be obtained by combining them। आपके पास स्टेटमेंट क्या कह रही है, थोड़ी तवज्जो दीजिएगा। 5 रजिस्टर्स हैं जिनमें से हर एक की वैल्यू क्या है जी, R। आपने रेशो फाइंड करनी है मैक्सिमम टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की रेशो फाइंड करनी है। बात समझ आ गई जी। अब स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, यहाँ पे पैरेलल और सीरीज़ का नाम यूज़ नहीं किया गया, तो फिर आपने ये नहीं समझना कि शायद ये सॉल्व नहीं होगा या ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कहीं पे बताया ही नहीं गया कि पैरेलल और सीरीज़ में कनेक्ट किए हुए हैं। तो हम कैसे मैक्सिमम और मिनिमम के वर्ड को समझ के रेशो फाइंड करें? तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, अभी हमने आपको बताया है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, मैक्सिमम। इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस सेम होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो यहाँ से आपने गौर करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम लिखा था। ठीक है, तो अब देखें इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू एक जैसी है, मतलब 5 रेजिस्टेंस है, हर एक की वैल्यू क्या है, 5। सेम रेजिस्टेंस है, R भी हो सकती है 5 भी हो सकती है। ठीक है, और आपने मैक्सिमम टू द मिनिमम रेशो फाइंड करनी है रेजिस्टेंस की। अब मैक्सिमम किस में होगा, सीरीज में, मिनिमम किस केस में होगा, पैरेलल में। इसका मतलब एक तरह से यहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि रेशो फाइंड करो रेजिस्टेंस की सीरीज टू द पैरेलल, सीरीज टू द पैरेलल, यही मतलब बन गया ना। तो इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम का वर्ड भी यूज़ कर सकता है स्टेटमेंट में। तो आपने केयरफुली जो है ना इसको सॉल्व करना है। तो अब मैक्सिमम रेजिस्टेंस ओवर मिनिमम रेजिस्टेंस की रेशो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे रेशो फाइंड करेंगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो सारे रेजिस्टर्स की, तो फिर क्या रिलेशन है, NR। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी NR, ठीक है, डिवाइडेड बाय मिनिमम के अंदर हमारे पास क्या है जी, R/N। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख देते हैं R/N। अब ये वाला R से कैंसिल हो जाएगा
और ये वाला n जो है ये ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा, तो n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n का स्क्वायर आ जाएगा। अब हर एक की वैल्यू, ये हमारे पास कितने रजिस्टर्स हैं, 5 रजिस्टर हैं, 5 रजिस्टर, और हर एक की वैल्यू क्या है, r है। तो अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, तो नंबर ऑफ रजिस्टर कितने दिए गए हैं, 5, तो 5 का ऊपर क्या है, स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है जी, 25। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 25 आ गया। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी, बी ऑप्शन। तो ये हमारे पास आंसर होगा। ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 4 ओहम, 3 हमारे पास रजिस्टर है जिनमें से हर एक की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 4 ओहम, आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइएंगल। उनको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक ट्राइएंगल और फॉर्म में। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 कॉर्नर्स, उस ट्राइएंगल के किसी भी 2 कॉर्नर्स के बिटवीन आपने इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो हमने 3 रजिस्टर्स को एक ट्राइएंगुलर शेप में कनेक्ट किया, तो ये हमारे पास एक रजिस्टर, ये दूसरा, ये तीसरा, इन 3 को हमने ट्राइएंगुलर फॉर्म में कनेक्ट कर दिया, और ये हमारे पास 2 पॉइंट्स सेलेक्ट करें, कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन कॉर्नर पॉइंट्स के बिटवीन हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हर एक की वैल्यू क्या है, 4 बताई गई है। तो अब इसका तरीका क्या है कि स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये दोनों रजिस्टर क्या है, सीरीज़ में, तो सीरीज़ में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 + 4 8 हो जाएगा, वो बन जाएगा 8, यहाँ पे 1 बन जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे ये वैसे आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 1 रजिस्टर आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और वो उसकी वैल्यू क्या होगी, 8 ओम होगी। अब ये 8 का बन गया, ये 4 का बन गया। अब दोनों क्या है, पैरेलल, तो पैरेलल का रिलेशन आप यूज़ करें, आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक तरीका और है कि जब ये वाली सिचुएशन थी, आप इस तरह ना करें। इसके लिए एक शॉर्टकट तरीका ये है कि जब भी आपके पास क्लोज्ड लूप हो, ये हमारे पास क्लोज्ड लूप है ना, तो जब भी क्लोज्ड लूप हो और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तो फिर उसके लिए आप रिलेशन स्टूडेंट्स याद रख सकते हैं, n-1 डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई बाय r। ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे तो आपके पास फटाफट उसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिएगा, n हमारे पास यहाँ पे कितने रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स हैं, तो ये आ गया 3 - 1, ये हमारे पास -1 डिवाइड बाय n की वैल्यू क्या आ गई, 3 मल्टीप्लाई r के हर एक की वैल्यू क्या है, 4, तो ये आ गया 4। ठीक है जी, अब 3 में से 1 को माइनस करें तो कितना बच गया, 2 डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 × 2 = 8, तो ये आ गया 8 डिवाइड बाय 3 वैसे का वैसे। तो हमारे पास इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई, 8/3 ओम आ गई। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी, डी ऑप्शन। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक शॉर्टकट तरीका आपके पास याद रखिएगा। ये तब है जब रेजिस्टेंस सेम हो और क्लोज्ड लूप हो, तब आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, इससे आगे चलते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे पास यहाँ पे एक MCQs बनाया गया है कि यहाँ पे देखें, वोल्टेज और I के बिटवीन हमारे पास ग्राफ हैं, 2 ग्राफ हैं, A एंड B। अब हम इसकी जो स्टेटमेंट होगी वो इस तरह से कुछ बनाते हैं कि लेट करें हमारे पास कुछ रजिस्टर हैं जिनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सेम रेजिस्टेंस की है। ठीक है जी, अब वो रजिस्टर्स हम सीरीज़ में भी कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में भी कनेक्ट करेंगे। तो आपने बताना है कि जब सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उनके लिए जो सीरीज़ के लिए ग्राफ होगा वो इनमें से कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा। जब हमने पैरेलल में कनेक्ट किया होगा सेम रजिस्टर्स को, तब जो हमारे पास उसका ग्राफ आएगा उसकी वैल्यू का, वो बी होगा या ए होगा। मतलब आपने बताना है कि इन दोनों ग्राफ में से ए बी में से कौन सा सीरीज़ के लिए होगा, कौन सा पैरेलल के लिए होगा। बात समझ आ रही है? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। इन दोनों ग्राफ में से आपने बताना है कि ए और बी में से कौन सा ग्राफ सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होगा और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए होगा। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, आपको इस तरह की डायग्राम देके ये भी पूछा जा सकता है कि ए और बी में से बताएं कि किस में से स्लोप किसका ज़्यादा है। मतलब ए वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है या बी वाले ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात वो आपसे ये पूछ सकता है कि ए और बी में से बताएं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है और किसकी कम है। ये 3 बातें यहाँ से पूछी जा सकती है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। पहली चीज़ क्या बतानी है कि इनमें से पैरेलल कौन सा है और सीरीज़ वाला कौन सा होगा, ए या बी।
उससे पहले अगर स्टूडेंट्स हम स्लोप की बात कर लें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। देखें जिसका एंगल ज़्यादा, क्योंकि tan थीटा हमारे पास स्लोप ही होता है ना, तो ये हमारे पास जिसका एंगल ज़्यादा उसका स्लोप ज़्यादा। अब एंगल किसका ज़्यादा है? बी वाली का, तो इसका मतलब स्लोप किसका ज़्यादा होगा? बी का। इसका जो है ये स्लोप ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगर इस ए वाले का एंगल देखें तो ये एक्स एक्सिस का एंगल छोटा बना रहा है, इसका मतलब इस ए वाले का स्लोप जो है ये कम होगा, ठीक है। अब अगर स्लोप इसका कम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी इसकी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब इसकी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगी वो भी कम होगी ए वाले की। जो बी की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी, ये अगर इसका स्लोप ज़्यादा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। दो बातें हो गई यहाँ पे, दो का आंसर मिल गया। तीसरी बात है कि सीरीज़ में कौन सा ग्राफ होगा और पैरेलल के लिए कौन सा होगा। तो अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस कॉम्बिनेशन में बी के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा, मैक्सिमम है। तो गौर कीजिएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैक्सिमम किस केस में होती है? सीरीज़ में होती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिनिमम किस केस में होती है? पैरेलल में होती है। इसका मतलब जिसके इक्विवेलेंट ज़्यादा है वो वाला ग्राफ जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का होगा। तो जो बी वाला है ग्राफ, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए होगा, ये सीरीज़ के लिए होगा। और जो ए वाला है ये किसके लिए होगा जी? ये पैरेलल के लिए होगा। इस तरह से यहाँ से आप 3 MCQs कर सकते हैं, ठीक है जी। अब लास्ट एक MCQs हमारे पास रह गया है कि अगर हमें इस तरह का एक कॉम्बिनेशन दिया जाए रेजिस्टर्स का और पूछा जाए कि बताएं ये सीरीज़ में है या पैरेलल में है, तो याद रखिएगा ये हमारे पास मिक्स कॉम्बिनेशन है, मतलब मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का। इसमें सीरीज़ कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल भी है। तो इसको हमने सॉल्व करना है और इसमें बताना है कि ए और बी की इक्विवेलेंट, मतलब ए और बी के बिटवीन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी अगर इस तरह की आपके पास रेजिस्टेंस कनेक्ट की गई है और हर एक की वैल्यू आपको दी जाए। यहाँ पे हर एक की रेजिस्टेंस दी गई है, यहाँ इसकी R है, इसकी भी R, इसकी 2R, इसकी 2R, इसकी R, इसकी R, इसकी R, इसकी R। तो आपसे वो कहता है इन दो पॉइंट्स के बिटवीन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आपने फाइंड करनी है। तो अब इस सर्किट को देख के या इस तरह के कॉम्बिनेशन को देख के आपने घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसको थोड़ा सामने सॉल्व करना है और इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा। एंटी टेस्ट में MCQs इस तरह के बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर आपस में क्या है? सीरीज़ में है, ठीक है। और अगर ये दोनों सीरीज़ में है, इसकी रेजिस्टेंस भी R, इसकी भी R, तो R प्लस R क्या हो जाएगा? 2R। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगी, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस आ जाएगी, एक रेजिस्टेंस ऐसे, और उसकी वैल्यू क्या होगी? 2R, ठीक है जी। अब ये 2R और ये 2R दोनों क्या हैं? पैरेलल। तो पैरेलल में 2R और 2R को अगर आप सॉल्व करें तो आंसर आएगा सिर्फ R। कैसे पता चलेगा? देख लेते हैं जी, सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू भी बन गई 2R, इसकी भी 2R, इन दोनों को सॉल्व करने लगा हूँ, ये इन दोनों को, ठीक है। अब दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ अगर सेम रेजिस्टेंस हो। तो R की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2R, ठीक है। ये आ गया, हर एक की वैल्यू क्या है? इसकी भी 2R, इसकी भी 2R, तो R की जगह आ गया 2R, डिवाइड बाय वहाँ पे क्या है? N। तो कितने रेजिस्टेंस है यहाँ पे? 2, तो यहाँ पे आ गया 2, तो ये 2 से कैंसल, हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ गई? R। इसका मतलब ये दोनों मिलकर एक बनाएंगे रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू क्या होगी? R। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, इन दोनों को पैरेलल वालों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस आती है, ये वाली आ गई, ठीक है। अब सर्किट बन गया ये, क्लियर है जी यहाँ तक? इन दो को सीरीज़ वालों को हमने एक बनाया, बना 2R, वो ये आ गया। इस 2R को इस 2R के साथ देखें तो पैरेलल है, इन दोनों को सॉल्व करें तो बनता है R, एक रजिस्टर बन गया, ये आ गया R। बाकी ये सारे का सारा वैसे का वैसे बना दिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा, ये वाला R और ये वाला R किस में है? सीरीज़ में है। अब ये दोनों मिलकर एक रजिस्टर बनाएंगे 2R का, R प्लस R 2R बन जाएगा। इसका मतलब एक रजिस्टर यहाँ पे बन गया 2R का। अब वो 2R और ये वाला 2R दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये R,
कितना हो गया 2r। अब एक बन गया वो 2r और ये वाला 2r, ये वाला एक बनेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2r और एक ये वाला 2r। अब ये दोनों क्या है पैरेलल। अब इनको सॉल्व करें तो फिर वही r आएगा, तो इस सारे की जगह ये वाला r आ गया, मतलब इन दोनों की जगह मैं सिर्फ ये वाला r लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये r बन गया। अब ये वाला r वैसे का वैसे, ये वाला 2r वैसे का वैसे, ये वाला r वैसे का वैसे, ये वाला r भी वैसे का वैसे। क्लियर है जी यहाँ तक? अब इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला r भी हम वैसे रहने देते हैं, ये वाला r भी वैसे रहने देते हैं। इस r को और इस r को गौर से देखें, ये क्या है सीरीज में है, तो सीरीज में दोनों मिलके क्या बन जाएंगे 2r, r प्लस r 2r। तो यहाँ पे बन जाएगा जी एक रजिस्टर, ये बन गया। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 2r। अब ये 2r और ये 2r आपस में क्या है पैरेलल। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर आपके पास आंसर आएगा r, तो इसका मतलब इन दोनों की जगह, ये इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा एक रजिस्टर आ जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी r। तो ये वाला r वैसे का वैसे, ये वाला r वैसे का वैसे, इन दोनों को सॉल्व करें तो एक r आता है जिसकी वैल्यू क्या आ गई r आ गई। यहाँ तक क्लियर है? अब बन गई ये वाली सिचुएशन। अब हमें तो चाहिए था a और b के बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया क्लोज्ड लूप। अलग अलग करना चाहिए आपकी मर्जी, नहीं तो क्लोज्ड लूप के लिए ये वाला रिलेशन आप यूज़ करें। देखें जी ये वाला रिलेशन यूज़ करते हैं n-1 डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय r। अब स्टूडेंट्स हमारे पास n कितने यहाँ पे 3 रजिस्टर हैं, तो 3 - 1 डिवाइड बाय कितने हैं जी नंबर ऑफ 3 और मल्टीप्लाई हर एक की वैल्यू क्या है r। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3 में से एक निकाल 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय r। ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या आ गई है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है इस कॉम्बिनेशन के लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए a और b के बिटवीन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई उसकी वैल्यू क्या है 2/3r। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, घबराना नहीं है। ठीक है जी, तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ MCQs इंपॉर्टेंट जिनको आपने याद रखना है। जब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसी सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के हम और भी MCQs डिस्कस करेंगे, उसके लिए अलग हम वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।